नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फास्ट न्यूज इंडिया में। मैं आप सबके साथ नीतू सिंह और आइए आज की तमाम बड़ी खबरों की तरफ एक बार फिर से रुख करते हैं। और सबसे पहले रुख करते हैं हरियाणा की तरफ, जहां विद्यालय की दीवार तोड़ने पर बैरागी समाज में दिखा रोष। जी हां, हरियाणा के सोनीपत जिला के सदर गोहाना थाना अंतर्गत में पिछले दिनों बैरागी शिक्षण संस्थान की दीवार प्रशासन के द्वारा गिरा दी गई, जिसके लिए बैरागी समाज ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें रोष प्रदर्शन किया, जहां समस्त हरियाणा के बैरागी समाज की भावनाएं आहत हैं। देखिए सोनीपत से सचिन की रिपोर्ट। स्कूल में और यहाँ पे कार्यक्रम था और प्रदेश अध्यक्ष जी से पूछते हैं आज कैसी कार्यप्रणाली, किस बारे में प्रोग्राम था? आज जो हमारा वीरबंदा बैरागी हाई स्कूल जो रोहतक के अंदर है, यहाँ पर कोने कोने से हमारे समाज के गणमान्य लोग हरियाणा से आए हैं। विषय एक्चुअल में ये है कि हमारी बैरागी समाज की आस्था इस स्कूल से, वीरबंदा बैरागी के स्कूल से जुड़ी हुई है। एक तो स्कूल मान लीजिए एक आदमी का होता है, एक नॉर्मल स्कूल होता हो जिसमें किसी की आस्था नहीं जुड़ी हुई हो, उसकी दीवार कई बार टूट जाओ कोई दिक्कत नहीं है। जिस स्कूल से आस्था जुड़ी हुई हो समाज की और उस वीर महापुरुष का नाम हो उस पर, जिसने हिंदू धर्म के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया, धिक्कार है। उन अफसरों को उनको एक बार सोचना चाहिए था। मैंने इस मामले में अपने माननीय मुख्यमंत्री का एक बार हमने प्रोग्राम किया था सोनीपत में, उसके सामने भी ये अवगत कराया और उन्होंने आश्वासन दिया, आश्वासन समाज समानता का उन्होंने वादा किया कि इसकी ज़मीन रिलीज कर देनी चाहिए। अगर मान लीजिए किसी सड़क में जाती, वो मजबूरी थी, गवर्नमेंट की भी सड़क में जा रही है तो मजबूरी है। एक सेक्टर में काटी गई है तो सेक्टर में ये ज़मीन रिलीज हो जानी चाहिए वापसी। इस स्कूल की आस्था जुड़ी हुई है समाज से और एक वीरबंदा बैरागी जो एक महापुरुष जिन्होंने हिंदू तब को जनाया जताया, उसके नाम से समाज में बहुत भारी आस्था है। और हमें उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे इस आस्था वाली समाज की जो ज़मीन है, स्कूल है, इसको हर कीमत में इस ज़मीन को रिलीज करेंगे। आम के विवाद में दो समुदाय में चले लाठी डंडे। जी हां, यूपी के अमेठी जिला के जामू थाना क्षेत्र के बाबूपुर में आम के विवाद को लेकर दो समुदाय में रात में विवाद हो गया, जिसमें जमकर चले लाठी डंडे। दोनों तरफ से कई लोग हुए घायल, छोटे बच्चे भी चोटिल हो गए। आम को लेकर दो समुदाय में विवाद हो गया। देखते ही देखते दोनों पक्षों में लाठी डंडे और ईंट पत्थर भी चलने लगे, जिसमें कई लोग घायल हो गए। फिलहाल दोनों पक्ष थाने पर पहुंचे हैं, जहां आगे की कार्रवाई की जा रही है। देखिए अमेठी से कुलदीप सिंह की रिपोर्ट। किसने मारा है? कानून ने मारा। किस बात को लेकर मारे हैं? वही आमिर भाई भैया के भैया लाग गया। चलो ठीक है। रमला सर, ये बताएं क्या समस्या है आपकी? समस्या तो है भाई कि वो झगड़ा हो रही थी, वहाँ गया, उसको छूने लगा। उसके बाद उन्होंने झंडा पकड़ लिया, वो गिरा दिया। गिराने के बाद हमने उसको पकड़ा, उन्हें लाठी मार दिया था। कितने लोग आप घायल हुए हैं? भाई हम लोग शायद 3 आदमी हुए। किसको किसको मारा है? लड़का को लगा है, शायद ये हमारे साथ हैं और हम हैं। जिस लड़का को चोट लगी कितना बड़ा है वो? हरियाली पर चल रहा सरकारी आरा। जी हां, एक तरफ सरकार हर वर्ष करोड़ों की संख्या में पेड़ लगवाकर नए रिकॉर्ड बना रही है, वहीं दूसरी तरफ अमेठी में हरे शीशम के पेड़ कटवा रहा वन विभाग। बताते चले पूरा मामला यूपी जिला के अमेठी के जामू थाना क्षेत्र के गौतमपुर के पास देवनगर चौराहे का है, जहां सड़क के किनारे हरे शीशम के पेड़ को वन विभाग द्वारा कागज पर सूखा पेड़ दिखाकर कटवा दिया जा रहा है। इस मौके पर जब वन दरोगा जामू से हरे शीशम के पेड़ कटवाने का कारण पूछा गया तो उनका जवाब मिला, वो भी चौंकाने वाला था। वन दरोगा ने बताया कि जब इसका सर्वे किया गया था तब ये पेड़ सूखे थे, आज कटने के समय ये हरे हो गए हैं। फिलहाल मामला जो भी हो, लेकिन वन दरोगा का ये बयान चर्चा का विषय बना हुआ है। स्थानीय लोग यही सोच रहे हैं कि सूखा पेड़ काटने के समय हरे कैसे हो। देखिए अमेठी से कुलदीप सिंह की रिपोर्ट। सर किस पद पे हैं आप? 5 स्टार। ये बताएं, यहाँ पे एक जामू क्षेत्र में आपके NH 931 पे हरा पेड़ शीशम का कटने का मामला प्रकाश में आया है, क्या है पूरा मामला, क्या प्रतिक्रिया है? हाँ जी हाँ,
छपान का पेड़ किया गया है। पेड़ नंबर 2 जिसको बताया छपान संख्या 2 है। वो जिस समय छपान हो तो उसमें पत्तियाँ सूख गई थी, बाद में कुछ हरे कल्ले आए गए थे और आज भी उसे है छपान में छपान संख्या 2 है। नहीं तो ये समय तो ये हरा पेड़ था पूरा, नहीं सूख रहा था हरा पेड़, तो बरसात हो तो कुछ कल्ले आया नहीं सूख रहा पेड़ सूख रहा। लेकिन यहाँ पे मौके पे जो आप देख रहे हैं यहाँ पे पत्तियाँ दिखाई दे रही हैं हर एक उसमें। हाँ, एक पेड़ पत्तियाँ हरी दिखाई पड़ रही हरी, हाँ ये नहीं कि नहीं दिख रही, उस समय सूख रहा था, पत्ती सूख रहे थे। नहीं, जैसे कटान के समय अगर कोई पेड़ हरा हो गया है तो क्या उसको काटा जा सकता है? हाँ, बिल्कुल काटा जा, छपान नंबर हो गया, उनको पैसा जमा कर दिए हैं जी, चलिए ठीक है। कृषि विज्ञान केंद्र बड़ा में किसानों को मिल रही है अनेक सुविधाएं। जी हां, हिमाचल प्रदेश के विधानसभा क्षेत्र के नादौन में आने वाला कृषि विज्ञान केंद्र, जो कि कस्बा के बड़ा के धनपुर में स्थित है, यह कृषि विज्ञान केंद्र विकास खंड नादौन के साथ साथ पूरे जिला हमीरपुर के सभी ब्लॉकों में अपनी उपलब्धियों का भरपूर लाभ किसानों को दे रहा है। संस्थान के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर चमन लाल चौहान ने फास्ट न्यूज इंडिया को बताया कि कृषि विज्ञान केंद्र में अनेक प्रकार की गतिविधियां चलाई जाती हैं, जिसमें किसानों को समय समय पर ऑर्गेनिक खेती करने के बारे में उनका मार्गदर्शन किया जाता है। कृषि संबंधित मौसम के अनुसार उनको बीज से लेकर अन्य उपकरण भी उपलब्ध कराए जाते हैं, जिसके साथ उनको फसलों में कोई भी बीमारी आने पर उनको वैज्ञानिक सलाह के साथ उनकी फसलों का निरीक्षण भी किया जाता है और जरूरत पड़ने पर उनको दवाइयाँ वगैरह भी उपलब्ध कराई जाती है। साथ ही पूरे जिला के सभी विकास खंडों के किसानों को समय पर कृषि से संबंधित कृषि विज्ञान केंद्र बड़ा में प्रशिक्षण भी दिया जाता है। देखिए नादौन से पंकज राणा की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पंकज राणा। अभी हम आपको रूबरू करवाएंगे हिमाचल प्रदेश के नादौन विधानसभा क्षेत्र में एकमात्र कृषि विज्ञान केंद्र, जो कि नादौन के बड़ा के धनपुर में स्थित है। उनके बहुत ही वरिष्ठ वैज्ञानिक, बहुत ही सीनियर साइंटिस्ट डॉक्टर चमन लाल चौहान जी से हम आपको रूबरू कराएंगे और उनसे जानेंगे कि संस्थान कृषि विज्ञान केंद्र बड़ा में क्या क्या गतिविधियां आजकल चल रही हैं। डॉक्टर साहब, आपका फास्ट न्यूज इंडिया में स्वागत है। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि वर्तमान में कृषि विज्ञान केंद्र, जो कि नादौन विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत बड़ा में है, उसके आप बहुत ही वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं, तो आजकल वहाँ कृषि विज्ञान केंद्र में क्या गतिविधियाँ चली हुई हैं, हम जानना चाहेंगे। नमस्कार, जैसा कि सारे जानते हैं कि कृषि विज्ञान केंद्र है, कृषि से संबंधित जानकारी हम किसानों को समय समय पर देते रहते हैं। तो ये कृषि विज्ञान केंद्र जो है भारत सरकार की एक स्कीम है, जिसके अंतर्गत ये हमीरपुर जिले में स्थापित किया गया है और हमीरपुर जिले में केवल एक ही कृषि विज्ञान केंद्र है जो यहाँ पे कार्यरत है। इस कृषि विज्ञान केंद्र का जो मुख्य उद्देश्य रहता है वो रहता है कि किसानों को एक ही छत के नीचे जो है वो सारी की सारी जो उनकी समस्या होती है, उन समस्याओं का समाधान किसान को मिले। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कृषि विज्ञान केंद्र में 7 वैज्ञानिक होते हैं और 7 ही वैज्ञानिक जो है वो अलग अलग विषय से संबंधित होते हैं, ताकि यदि हमारा जो किसान कृषि विज्ञान केंद्र में आता है, यदि उसकी कोई समस्या कृषि से संबंधित हो और उसको याद आता है कि मेरी समस्या पशुपालन से संबंधित भी है, तो वहाँ पे पशुपालन का वैज्ञानिक होने की वजह से वो पशुपालन की संबंधित जो भी उसकी समस्या है, उस समस्या का समाधान जो है वो वहाँ पे ले लेते हैं। तो इस प्रकार से ये कृषि विज्ञान केंद्रों की स्थापना की गई है। ये है किसानों की भलाई के लिए कि किसानों को एक ही छत के अंदर जो है वो सारी की सारी सुविधाएं जो है या सारी की सारी समस्याओं का समाधान उनको मिल सके। वैसे तो कृषि विज्ञान केंद्र के अपने फिक्स्ड मैंडेट हैं, उनको लेकर के कार्य करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी थोड़ा सा आजकल के जो क्षेत्रीय समस्या होती हैं हमारी, उन समस्याओं को लेकर के जो है हम किसानों के साथ रूबरू होते रहते हैं। हमारा प्रशिक्षण देना जो है वो मुख्य कार्यक्रम रहता है, लेकिन आजकल लॉकडाउन या कोविड-19 की वजह से हम ज़्यादा गैदरिंग कहीं इकट्ठी नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए हमारा जो प्रशिक्षण या ट्रेनिंग देने का जो कार्यक्रम है ये फिलहाल जो है हमने बंद किया हुआ है। लेकिन इसको उस तरह से बंद नहीं किया है जिसके सीखी की कोई समस्या होगी तो उन सभी लोगों की समस्या को हम किसानों के खेतों पे जा करके, किसानों के घर पे जा करके जो है उसका समाधान जो है वो हम बताते हैं। बहुत सारे किसान हमें जो हैं वो टेलीफोन पे हमसे संपर्क करते हैं और टेलीफोन पे उनकी जो भी समस्या होती है उन समस्याओं का समाधान हम किसानों को टेलीफोन पे बता देते हैं। और यदि बहुत ही जरूरी होता है तो हम किसानों के खेतों पे जा करके उनके खेतों पे जो भी समस्या होती है उस समस्या का समाधान जो है हम किसानों के खेतों पे देते हैं। दूसरा हमारा, जैसे कि अभी कहा गया कि मैं एक वरिष्ठ वैज्ञानिक हूँ, तो मैं सब्जी विशेषज्ञ के रूप में
में यहाँ पे कार्यरत हूँ। और सब्जियों का क्या होता है कि आजकल लोग किचन गार्डनिंग की तरफ जो है वो बहुत ध्यान दे रहे हैं। और किचन गार्डनिंग करना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जहाँ से जो भी सब्जी पैदा होगी वो टोटली जो है वो जैविक होगी, गुणवत्ता वाइज अच्छी होगी। तो उसके लिए लोगों को जो है वो बहुत सारी चीज़ों की जरूरत पड़ती है, जैसे इसमें बीज की जरूरत पड़ती है या इसमें पौध की जरूरत पड़ती है। तो बीज को किसान कहीं से भी खरीद सकता है, या हमारा जो किचन गार्डनिंग करने वाला वो कहीं से भी खरीद सकता है। लेकिन पौध तैयार करना जो है ये बहुत मुश्किल होता है। तो हम किसानों की भलाई के लिए या आम जनता के लिए जो है वो अपने केंद्र पे सब्जियों की पौध तैयार करते हैं। जो भी जिस ऋतु की सब्जी होती है उस ऋतु के अनुसार हम पौध तैयार करते हैं। और ये पौध जो है वो किसान खुद हमारे यहाँ कृषि विज्ञान केंद्र में आकर के जो है वो ले जाते हैं और अपने यहाँ पे किचन गार्डनिंग में या जो व्यावसायिक स्तर पे पैदा करता है वो यहाँ से ले जा करके वहाँ अपने खेतों में इसको लगाता है। तो इस हिसाब से ये कि हमारा जो मुख्य कार्यक्रम रहता है जिसमें किसान इस कृषि विज्ञान केंद्र में भ्रमण करते हैं, वो भ्रमण हमारा जो है वो पौध के लिए रहता है। और हमारे यहाँ पे पौध के लिए इतनी डिमांड रहती है, इतनी मांग रहती है कि कई दफ़ा हम किसानों की मांग को पूरा करने में असमर्थ रहते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी हम किसानों की मांग को लेकर के और उनको समय बता करके उस समय के अनुसार उनको जो है वो पूरी पौध जो है उपलब्ध करवाते हैं, ताकि हमारा जो किसान है वो अपने यहाँ पे पौध ले जा करके उसको लगा ले। धन्यवाद। अच्छा, ये थे डॉक्टर चंद्रलाल चौहान जी, बहुत ही वरिष्ठ वैज्ञानिक कृषि विज्ञान केंद्र बड़ा में ये कार्यरत हैं, जो कि ये बड़ा में कृषि विज्ञान केंद्र चौधरी श्रवण कुमार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो कि हिमाचल के पालमपुर में स्थित है, उसी के अंतर्गत उसी के एक ब्रांच है। उसमें बहुत ही वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर चंद्रलाल चौहान जी थे, जिन्होंने 5 संस्थान की गतिविधियों के बारे में हम सबको अवगत करवाया। इसी के साथ डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फास्ट न्यूज इंडिया की ओर से आपको हार्दिक बधाई, और आपका संस्थान काफ़ी ग्रो करे, फले फूले, काफ़ी आगे उन्नति करे और यहाँ के किसानों को और ज़्यादा सुविधाएं प्रोवाइड करे। हमेशा ही हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। नमस्कार। आखिर कब तक लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर होंगे अत्याचार? जी हां, खबर यूपी के एटा से है, जहां देश में एक के बाद एक होती है पत्रकारों से निर्मम हत्या व तरह तरह से होते हैं पत्रकारों के उत्पीड़न और सरकार की अनदेखी से आहत पत्रकारों ने एटा शहर के जिला पंचायत परिसर स्थित हनुमान जी के मंदिर में आज गुरुवार की शाम एक बैठक का आयोजन किया, जिसमें सर्वप्रथम जनहित की पत्रकारिता करने वाले पत्रकारों की निर्मम हत्या पर शोक और उत्पीड़न पर आक्रोश व्यक्त किया गया। 2 मिनट के मौन धारण से शुरू हुई बैठक में उपस्थित पत्रकारों ने कहा कि पत्रकार की हत्या लोकतंत्र की हत्या है, जिसको सरकार गंभीरता से लेकर देश में शीघ्र पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करे, मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ घोषित कर अन्य स्तंभों की भांति सुविधा, सुरक्षा और पत्रकारों के हत्यारों को, उत्पीड़नकारों को गिरफ्तारी, मृत पत्रकारों को शहीद का दर्जा दे। बैठक की अध्यक्षता वरिष्ठ पत्रकार मदन गोपाल शर्मा तथा संचालन बबलू चक्रवर्ती द्वारा किया गया। अध्यक्ष मदन गोपाल शर्मा जी के निर्देश पर जिला पंचायत परिसर से कैंडल मार्च शुरू करके शहीद पार्क स्थित सरदार भगत सिंह की प्रतिमा के समक्ष कैंडल लगाकर इस शोक और आक्रोश कार्यक्रम का समापन किया गया। इस दौरान समस्त पत्रकारों ने आक्रोशित लहजे में कहा कि देश और प्रदेश में जब पत्रकार सुरक्षित नहीं हो तो आम जनमानस की सुरक्षा क्या होगी, यह सोचनीय विषय है। इस मौके पर एटा से मदन गोपाल शर्मा, अखिलेश वरिष्ठ, बबलू चक्रवर्ती, प्रमोद लोधी, आदित्य सक्सेना, मोहसिन मलिक, दिनेश चंद्र शर्मा, सुनील कुमार, नीतीश यादव, राज वर्मा, अरविंद यादव, फारूक अब्बास, निधौली कला से आकाश कुमार, कासगंज से राहुल वर्मा, सुबोध महेश्वरी, राजकुमार वर्मा, संजय सिंह व दीपक दीक्षित फास्ट न्यूज इंडिया सहित करीब 3 दर्जन पत्रकार मौजूद रहे। देखिए एटा से दीपक दीक्षित की रिपोर्ट। आज हम लोगों ने जिला एटा में कैंडल मार्च निकाला है और जो हमारे गाजियाबाद और उन्नाव में जो पत्रकारों की हत्या की गई है, उन शहीद पत्रकारों को मैं अपने विचारों से शहीद का दर्जा देते हुए उनको श्रद्धांजलि दी है। हम लोगों ने कैंडल मार्च निकालकर जिला पंचायत परिसर से हमने कैंडल मार्च शुरू किया और शहीद पार्क सरदार भगत सिंह जी जो हमारे क्रांतिकारी रहे हैं, देश आज़ादी में बहुत बड़ी उनकी भूमिका रही है, उनके प्रतिमा के समक्ष हमने कैंडल लगाकर श्रद्धांजलि दी है मृत पत्रकारों को। और इस उपलक्ष्य में हमने भारत सरकार से मांग की है कि भारत की जो जिस तरीके से लगातार ये हत्याएं हो रही हैं, पत्रकारों का उत्पीड़न हो रहा है, उस पर अंकुश लगाने के लिए अविलंब कोई सकारात्मक कदम उठाएं और
पत्रकारों के हत्यारों को फांसी दे, पत्रकारों के उत्पीड़नकर्ताओं को तत्काल गिरफ्तार किया जाए और उनको सज़ा सुनाई जाए। पत्रकारों की किसी भी समस्या को बिल्कुल लापरवाही में नहीं डाला जाए, निष्क्रियता में नहीं डाला जाए, सक्रियता से के साथ कार्रवाई की जाए। पुलिस प्रशासन को ऐसे आदेशित किया जाए। इसके अलावा मैं एक निवेदन भी करना चाहता हूँ कि सरकार के द्वारा जो पत्रकारों के प्रति जो अनदेखी की जा रही है, जो भेदभाव किया जा रहा है, पत्रकारों के साथ लगातार हत्याएं हो रही हैं, घटनाएं हो रही हैं, उसके बाद भी सरकार कोई सकारात्मक कदम नहीं उठा रही। इस मामले में मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट उच्चतम न्यायालय से निवेदन करना चाहता हूँ, महामहिम राष्ट्रपति महोदय भारत सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि वो इसमें हस्तक्षेप करें, सरकार को निर्देशित करें कि पत्रकार हित में कोई सकारात्मक कठोर कानून लागू किया जाए, पत्रकारों के हित, ताकि पत्रकारों की सुरक्षा हो सके। जी नहीं, इतनी नहीं, बस रहने दो बात। ये थे अभी के कुछ खास खबरों के लिए लगातार बने रहिए हमारी फास्ट न्यूज इंडिया के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।